हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 सबसे रिस्की स्टॉक के बारे में जो पिछले कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं और अगला 1 साल उनके लिए कुछ अच्छा दिख भी नहीं रहा, कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिख भी नहीं रही हैं। तो ऐसे में आपको 5 सबसे रिस्की स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो हो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने किस बेस पे एनालिसिस किया है और किस बेस पे मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा शेयर में कितना ज़्यादा रिस्क है। तो देखो इनके मेजर 5 रेड फ्लैग्स मैंने देखे हैं। पहला कि कंपनी लगातार लॉस में, कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, बढ़ता हुआ डेप्थ, लगातार कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, कमाई का हिस्सा कर्जा संभालने में जा सकता है। तीसरा, मार्केट शेयर का प्रेशर, कॉम्पिटिटर तेजी से आगे निकल रहे हैं और वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ रही है। चौथा, वीक कैश फ्लो, बिजनेस पर्याप्त कैश जनरेट नहीं कर पा रही है कंपनी। पांचवा, टर्न अराउंड और डिपेंडेंस, आज के नंबर कमज़ोर हैं और कहानी फ्यूचर रिकवरी पर टिकी हुई है। तो इन 5 पॉइंटों के बेस पे मैं आपको एनालिसिस करके बताने वाला हूं कि वो कौन से 5 सबसे ज़्यादा रिस्की स्टॉक हैं। एक चीज़ यहाँ पर आपको नोट करना होगा कि गिरा हुआ शेयर हमेशा सस्ता नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप किसी भी शेयर को खरीदने से पहले उसके पीछे का रीज़न देखना होता है कि ये इतना शेयर क्यों गिरा है, आगे इसका फ्यूचर कैसा दिख रहा है, ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि गिरा हुआ शेयर हमेशा सस्ता नहीं होता। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला जो शेयर है वो है आपका वोडाफोन आइडिया, सबसे ज़्यादा रिस्की स्टॉक। देखो इसके जो लेटेस्ट अभी जो क्वार्टर्स का रिजल्ट्स आया हो उसके बारे में बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो अभी हाल फिलहाल क्वार्टर का 11,689 करोड़ है। रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो 6% बढ़ी है। ARPU यानी कि एवरेज रिवेन्यू पर यूजर इसका 195 रुपये है। क्वार्टरली लॉस इसका 3,754 करोड़ है। अब सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा इसमें भारी लॉस चल रहा है कंपनी में। कंपनी अभी भी हज़ारों करोड़ के क्वार्टरली नुकसान झेल रही है। दूसरा, डेप्थ ड्यू प्रेशर क्रिएट हो रहा है। नेटवर्क एक्सपेंशन के साथ साथ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भी संभालने हैं कंपनी को। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो मेन होता है किसी कंपनी को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए, उसका है आपका कंपटीशन। आज के डेट में लगभग मैक्सिमम जो मार्केट कैप्चर कर रखा है वो जियो ने कर रखा है, उसके बाद जो बचा कुचा है वो एयरटेल ने कैप्चर कर रखा है। और इन दोनों के अकॉर्डिंग जो वोडाफोन आइडिया है ये काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट गया है, काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहा है। दो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के खिलाफ वोडाफोन को लड़ाई लड़नी है और जब तक इनसे अच्छी लड़ाई नहीं होगी तब तक कंपनी कुछ अच्छा नहीं कर सकती। ठीक है, इसके साथ साथ इन्हें 4G 5G नेटवर्क में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की नीड है। नेटवर्क इम्प्रूवमेंट करने के लिए लगातार कैपेक्स चाहिए वोडाफोन आइडिया को। और अगले 1 साल में इस कंपनी का क्या बिगड़ सकता है वो भी जान लो। तो देखो सब्सक्राइबर ग्रोथ कमज़ोर है, निगेटिव है इसकी। ARPO बढ़ा है लेकिन इतना नहीं बढ़ा जितना इनके कॉम्पिटिटर का बढ़ा है। ठीक है, दूसरा फंडिंग में दिक्कत है, ये सबसे बड़ा मेजर नेगेटिव पॉइंट है। और उसके अलावा लॉस लगातार कंपनी का जारी है, ये मेजर रेड फ्लैग्स है, मतलब कि लगातार लॉस में कंपनी चल रही है। इसका आउटलुक के बारे में बात करें तो हाईली रिस्की स्टॉक है। बिजनेस में इंप्रूवमेंट दिख रहा है लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई कंपनी की। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत है और इससे हम अपने मतलब कि रिस्क रेटिंग में जो रखेंगे वो 10 में से 10 नंबर रखेंगे। हाँ, हाल फिलहाल में जो चल रहा है, जो पास्ट का चल रहा है या फिर आने वाले मतलब 1 साल के आसपास जो दिख रहा है उसके बेस पे एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, कुछ बहुत ही बड़ा कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ बड़ा इसमें चेंज होता है, कोई एक्वायर कर लेती है या फिर सरकार की तरफ से कुछ बड़ा इस पर डिसीजन हो जाता है, तो उस बेस में कुछ अलग सिनेरियो हो सकता है। बट जो अभी हाल फिलहाल में चीज़ें चल रही हैं उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ और इसके जो रिस्क रेटिंग दूंगा वो 10 में से 10 रेटिंग दूंगा। ठीक है, तो अगले शेयर के बारे में बात करें वो है अपना तेजस नेटवर्क। इसे अभी Q1 2027 का जो इसका रिजल्ट आया उसमें जो रेवेन्यू है इसका 402 करोड़ है लेकिन PAT -202 करोड़ का है। और फाइनेंशियल 2026 का जो लॉस है वो 909 करोड़ रहा है और ग्रोस डेप्थ इसका 4,866 करोड़ रहा है। नेट डेप्थ इसका 4,277 करोड़ है। ऑर्डर बुक काफ़ी कम है, 1529 है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग इसमें है कि रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन लॉस भी बहुत बड़ा है इस कंपनी में। कंपनी को सिर्फ ऑर्डर और रेवेन्यू नहीं चाहिए, उसे
प्रॉफिटेबिलिटी में जनरेट करना पड़ेगा, कैश फ्लो बढ़ाना पड़ेगा, साथ में डेप्थ कम करना पड़ेगा, मार्जिन अप करना पड़ेगा। इसके नेगेटिव ट्रिगर्स क्या क्या हैं? तो देखो, प्रोजेक्ट में डिले, रिसीवेबल्स अटकना, डेप्थ और बढ़ना, लॉस जारी रहना, मार्जिन रिकवर नहीं करना, ये इसका नेगेटिव ट्रिगर्स हैं। और इसका आउटलुक वेरी हाई रिस्की है। रेवेन्यू दोगुना हुआ फिर भी 202 करोड़ का नुकसान हुआ, यह सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। तो इसकी जो रेटिंग रखेंगे अपने रिस्क रेटिंग जो है वो 10 में से 9.5 रखेंगे इस शेयर की रेटिंग। देखो, तीसरा जो शेयर है वो है आपका एला इलेक्ट्रिक। काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी फेमस शेयर है और इसके बारे में मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आपको खुद ही पता चल रहा होगा, ग्राउंड लेवल पे अक्सर देखते भी होंगे। तो देखो, इसका जो प्रीवियस क्वार्टर का जो लॉस है वो 428 करोड़ है। अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर 2027 क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट आया हो उसमें 336 करोड़ लॉस में चल रहे हैं। लॉस कम हुआ है लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सबसे ज़्यादा इसमें कंपटीशन है। ओला के कंपैरिजन में जो पुरानी कंपनियां हैं जो काफ़ी सालों से काम कर रही हैं फील्ड में, वो चाहे टीवीएस हो, बजाज हो, एथर हो, हीरो, सभी ने अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल लॉन्च कर दिए हैं और अच्छा कर भी रहे हैं। ओला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखो, ओला के किसी भी शोरूम पे चले जाओ, इनकी नई गाड़ियां शोरूम के अंदर कम होती हैं, उससे डबल ट्रिपल बाहर भंगार टाइप से खड़ी रहती हैं। अब कोई भी इसको खरीदने से पहले 1000 बार सोचेगा कि भैया इसमें क्या दिक्कत है जो इतना भंगार इन्होंने शोरूम के बाहर इकट्ठा कर रखा हो। आए दिन सोशल मीडिया में चीज़ें चलती रहती हैं, देखती रहती हैं। और कोई कंपनी तभी प्रॉफिटेबल हो सकती है जब उसका कस्टमर हैप्पी हो, खुश हो, तभी जा कर के कोई कंपनी अच्छा वर्क कर सकती है। हाँ, शॉर्ट टाइम के लिए तो वो कुछ कर लेंगे बट लॉन्ग टाइम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती हैं। तो ओला को अगर प्रॉफिटेबल होना है या फिर मार्केट में जमे रहना है या मार्केट में अपना जो बिजनेस है वो बढ़ाना है, तो सबसे पहले इनको अपने बिजनेस के साथ साथ कस्टमर को संतुष्ट करना सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई, चाहे वो सर्विस की चीज़ें हों या फिर डिस्काउंट का या सुविधाएं की या फिर जो इनके व्हीकल्स हैं उनके परफॉर्मेंस के, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब जो इनकी जो पुरानी कंपनियां आ गई हैं, देखो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? एक तो उनके पास डीलर नेटवर्क है, सर्विस नेटवर्क है, ब्रांड ट्रस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग स्किल है। तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, बस उनको एक चीज़ मतलब ईवी के व्हीकल्स बनाने हैं। बाकी तो उनके कंपनियां या शोरूम पहले से ही इस्टेब्लिश हैं, पहले से ही उनका नाम चल रहा है। तो सबसे बड़ा इसका जो प्रॉब्लम है इनका कंपटीशन है। निगेटिव ट्रिगर्स इसके क्या है? मार्केट शेयर डाउन हो रहा, प्राइस वार का एक खेल है, डिस्काउंट का खेल है, सर्विस वारंटी कॉस्ट का खेल है, लॉसेस जारी है लगातार और फ्रेश कैपिटल की ज़रूरत है। तो ये भी शेयर हाईली रिस्की है। ओला की समस्या ईवी नहीं है, सवाल है कि ईवी की लड़ाई में ओला कितना प्रॉफिटेबल मार्केट शेयर बचा पाएगी, ये इसका मेन क्वेश्चन है। ठीक है, अगला चौथे शेयर के बारे में बात करें, वो है आपका रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इस शेयर के बारे में बात करूँ पहले एक ये क्लियर कर दूं कि देखो, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, एक नहीं है। तो ये पहले आप कन्फ्यूजन दूर कर दो, कहीं ये कमेंट करने लगो कि नहीं भाई रिलायंस इंडस्ट्री तो बहुत अच्छा कर रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग कंपनी हो गई, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग कंपनी हो गई। ठीक है, इसका सबसे बड़ा रिस्क है वो है आपका लीगल अस्थिरता। जून 2026 में सेबी ने अनिल अंबानी और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सेटलमेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट की। मामला लगभग 6526 करोड़ का है। हाँ, तो इससे रिलेटेड अभी इनका सेबी और कंपनी के जो मालिक अनिल अंबानी उनके साथ चल रहा है। कंपनी ने फिलहाल जो कंपनी है, कंपनी का ग्रुप है, इन आरोपों को खारिज किया है और लीगल प्रोसेस में चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा इस पर डिपेंडेंसी वही है सेबी और इनके कंपनी के ऊपर। अगर सेबी की साइड से कुछ बड़ा एक्शन हो जाता है या फाइनल डिसीजन आ जाता है तो इसका बुरे हाल भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो जाती है तो बहुत अच्छा भी हो सकता है। नेगेटिव ट्रिगर्स क्या हैं? एडवर्स रेगुलेटरी डेवलपमेंट, पेनल्टी, रिस्ट्रिक्शन, फंड रेजिंग में प्रॉब्लम, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस। जाहिर सी बात है कि जब ये मामला चल रहा होगा तो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। और जो लीगल स्थिरता चली आ रही है उसका भी मेन इस पर दिक्कत है। तो ये कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स हैं। यहाँ इन्वेस्टर सिर्फ बिजनेस नहीं खरीद रहा, वह रेगुलेटरी जो स्थिरता है वो भी देख रहा है। और कोई भी जो इन्वेस्टर्स है वो ये सब चीज़ें देख करके ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो ये सबसे बड़ी इसका प्रॉब्लम है। तो ये तो फिलहाल डिपेंड करेगा सेबी और कंपनी के बीच में। तो ये फिलहाल तो अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है जब तक ये मामला सुलट नहीं जाता। ठीक है, अगले शेयर के बारे में बात करें वो है आपका कोहेंस लाइफ साइंस।
इसमें बात करें जो अभी इसका क्वार्टर का रिजल्ट्स आया है, तो इसमें रिवेन्यू इसका वीक है, इबिटा इसका प्रेशर है, मार्जिन प्रेशर है, रिकवरी अभी फ्यूचर पर डिपेंड है। मैनेजमेंट की उम्मीद H2 फाइनेंशियल 2026 के रिकवरी का है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर रिकवरी नहीं आई है तो ओवर कन्वर्जन डिले, मार्जिन वीक होगा, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी, अर्निंग रिकवरी डिले होगा, स्टॉक पर दोबारा प्रेशर आएगा। तो टर्न अराउंड रिस्क इन्वेस्टर आज के नंबर नहीं आने वाले रिकवरी पर दांव लगाएंगे। कंपनी ने वैसे दावा भी किया था कि हम Q1 2027 के जब रिजल्ट्स आएंगे उसमें हमारी काफ़ी चीज़ें बेटर हो जाएंगे, बट वैसे रिजल्ट्स में आया नहीं है। तो ये मेन दिक्कत वाली बात है। आगे जो फाइनल कंपैरिजन करके भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये टॉप 5 हैं। तो देखो नंबर 1 में सबसे ज़्यादा रिस्की जो स्टॉक है वो है आपका वोडाफोन आइडिया। रिस्क क्या है? लॉस, डेप्थ, कंपटीशन, ये है। इसकी जो रेटिंग है 10 में से 10 दिया है। दूसरा है तेजस नेटवर्क, उसमें लॉस प्लस हाई नेट डेप्थ है, उसकी जो रेटिंग है 10 में से 9.5 है। ओला इलेक्ट्रिक, उसका लॉस प्लस ईवी कंपटीशन है, उसकी जो रिस्क रेटिंग है 10 में से 9 है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी जो रिस्क रेटिंग है 10 में से 9 है। रीजन एक तो रेगुलरिटी और साथ में लीगल जो रिस्क है। पांचवा कोहंस लाइफ, इसका वीक अर्निंग है प्लस रिकवरी रिस्क है, तो इसका जो रिस्क रेटिंग है वो 10 में से 8.5 है। किस स्टॉक में मतलब क्या देखना चाहिए, क्या चल रहा है, तो किस बेस पे बताया है? तो देखो वोडाफोन लॉस कब कम होगा ये मेन क्वेश्चन है। डेप्थ, फंडिंग प्लस सब्सक्राइबर बढ़ाना इनका मेन चीज़ है, ठीक है। डेप्थ इनका कम करना होगा, ठीक है, अगर इसको आगे बढ़ना है। तेजस नेटवर्क का डेप्थ कब घटेगा मेन क्वेश्चन है। प्रोफिटेबिलिटी कब आएगी ये भी एक क्वेश्चन है। ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर प्लस मार्जिन, प्रोफिटेबिलिटी, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। रिलायंस का वही रेगुलरिटी और साथ में जो लीगल रिस्क चल रहा है वो को है। उसका H2 रिकवरी पर डिपेंड करता है कि अगला क्वार्टर इसका कैसा आता है। अगर अच्छा नहीं आएगा तो फिर और भी ये चीज़ें डाउन होंगी। और कोई भी शेयर 50 से 70% अगर गिर गया है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो शेयर हो गया सस्ता हो गया। कोई भी शेयर खरीदने से पहले 5 चीज़ें आपको देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्या क्या वो कंपनी लॉस कम हो रहा है उस कंपनी का, क्या डेप्थ कम हो रहा है उस कंपनी का, क्या मार्केट शेयर बढ़ रहा है, क्या कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं, क्या मैनेजमेंट प्रॉमिस जो कर रही है वो ज़मीन में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ही किसी शेयर में एंट्री करें, ठीक है। गिरा हुआ शेयर और सस्ता शेयर ये एक चीज़ नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये मैंने आपको टॉप 5 हाई रिस्क की शेयर बता दिया है। अब आपकी इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। और बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए